कोई भी। मैम जब हम किसी के कंटेंट को एज इट इज नोट कर देते हैं, उसको रिकॉग्नाइज किए बिना, तो वो प्लेगरिज्म की कैटेगरी में आता है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। जैसा कि आपने कहा कि जब हम प्लेजरिज्म की बात करते हैं तो बेसिकली जैसे इन्होंने कहा प्लेजरिज्म मीन्स कॉपी करना, जो एक कॉमन लैंग्वेज में हम करते हैं कि हम कॉपी करते हैं। द प्रॉब्लम इज नॉट दैट यू कॉपी द मटेरियल, द प्रॉब्लम इज दैट यू डू नॉट गिव अ प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट टू द पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम विच यू आर टेकिंग। दूसरे शब्दों में बात करें तो आपने किसी की चीज ली, लेकिन आपने उसे ये नहीं बताया किसी दूसरे को। जब दूसरे ने आपसे पूछा कि क्या ये चीज आपकी है, तो आपने ये कहा नहीं ये चीज मेरी ही है। आपने ये नहीं बताया कि आपने ये चीज किसी और से ली थी। तो जब हम किसी को रिकॉग्नाइज या फिर जैसे कि मैम ने कहा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते या किसी को एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाते, तब हम जो कैटेगरी में फंसते हैं वो होता है प्लेजरिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेजरिज्म की। प्लेजरिज्म बेसिकली जो हम कहते हैं दैट इज एक एकेडमिक थेफ्ट है। बेसिकली हम जब बात करते हैं ये एक साहित्य में की गई चोरी है। जब हम नॉर्मल केस में बात करेंगे, क्योंकि मुझे शैलेंद्र सर ने बताया कि हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर्स भी जुड़े हैं, तो मैं नॉर्मल सेंस की बात करूं तो नॉर्मल प्लेजरिज्म हम अपनी रेगुलर लाइफ में या जब रिसर्च करते हैं तो जनरली हम लोग 3 गलतियां करते हैं। पहली गलती ये होती है कि हम लोग अगर हजल में कोई पेपर बनाना चाहते हैं तो हम एक रिसर्च पेपर को उठाते हैं, उसमें से मैक्सिमम पोर्शन कॉपी करते हैं और उसे एज इट इज अपने नाम में पब्लिश कर देते हैं। दिस इज अ फर्स्ट सॉर्ट ऑफ प्लेजरिज्म जो आप करते हैं। सेकेंड प्रैक्टिस आप लोग क्या करते हैं कि अगर आपको एक पेपर बनाना होता है तो आप 2-3 बुक्स आगे से खोलते हैं एंड व्हाट यू डू, यू ट्राई कॉपिंग डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, और आप उन 2-3 बुक्स का एक कंबाइंड पेपर बनाकर आप वो सबमिट कर देते हैं। और ये सेकेंड प्रैक्टिस होती है जब आप लोग प्लेजरिज्म में फंसते हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज, जो आपको पता भी नहीं चलता और आप फंस जाते हैं, वो थर्ड कैटेगरी ये होती है कि आप एक पेपर अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन जब आप पेपर बना रहे होते हैं तब आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस को यूटिलाइज करते हैं। Whenever you make a research paper, you utilize different sources when you prepare your research paper. But at the time of quoting those resources, जब आप उन रेफरेंसेस को लिख रहे होते हैं या उन सोर्सेस को बता रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, या तो गलत सोर्स लिख देते हैं या फिर आप उनके रेफरेंसेस देना ही भूल जाते हैं। So this is the third condition when we get stuck into plagiarism. नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लेजरिज्म है क्या। प्लेजरिज्म अगर बेसिकली डेफिनेशन बात करें तो प्लेजरिज्म इज व्हेन वी टेक ओवर द आइडियाज, द मेथड्स और द रिटन वर्ड्स ऑफ अनदर ऑथर एंड विदाउट गिविंग हिम द प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। कहने का सिंपल लैंग्वेज में, अगर हम किसी दूसरे ऑथर के आइडियाज को, वर्ड्स को कॉपी करेंगे और उससे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम उसे क्रेडिट नहीं देंगे तो हम, दैट इज व्हाट इज टर्म्ड एज प्लेजरिज्म। When we talk about plagiarism, plagiarism is of 2 types. One is when we say plagiarism of ideas and other one is plagiarism of text. Plagiarism of ideas बहुत ही complicated और critical issue होता है। Plagiarism of ideas basically होता है when you try to copy the ideas of another author and without referring that the idea or the concept that you developed was based on the idea that was not your own. अगर आप कोई न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं और उस न्यू कॉन्सेप्ट का एक जो बेसिक आइडिया था वो ऑलरेडी किसी ऑथर ने पहले दे दिया था, और आप जब अपना न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च करते हैं और उस वक्त आप ये नहीं बताते कि ये आइडिया आपका नहीं था, तो दैट इज व्हेन यू गेट स्टक इनटू प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज। बट सिंस जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज वेरी क्रिटिकल केस, रीजन इज क्योंकि जब हम प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज की बात करते हैं तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज 2 तरीके से हो सकता है, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। इसका मैं आपको बताती हूँ, इसका ओरिजिनल हुआ था जब एक म्यूजिशियन ने एक न्यू बीट लॉन्च की थी और दूसरे म्यूजिशियन ने ये कह दिया था कि ये बीट मेरी है क्योंकि इसका आइडिया मैंने बहुत पहले दे चुका था। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई दूसरा
म्यूजिशियन आइडिया देता है तो आपके लिए ये रिकॉग्नाइज करना या आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि जो आप आइडिया को लेकर कॉन्सेप्ट चल रहे हैं तो वो आइडिया पहले से किसी ने दिया है या नहीं दिया, क्योंकि ये आइडिया आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। इसीलिए हम कहते हैं प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज को आइडेंटिफाई करना टोटली क्रिटिकल हो जाता है। सेकेंड बात ये होती है कि एक होता है जब हम पर्पसली चाहकर किसी के आइडिया को कॉपी कर लेते हैं, और दूसरा होता है जब हम अनकॉन्शियस माइंड पर, हमें पता नहीं होता है कि किसी और ने आइडिया दे दिया है और हमें कहीं से नॉलेज भी नहीं आती है कि वो आइडिया किसी और का है, और हम अपने कॉन्सेप्ट को, अपने आइडिया को नया समझ के वो कॉन्सेप्ट लॉन्च कर देते हैं। ये कंडीशन बनती है स्टूडेंट्स क्रिप्टोमेंसिया। क्रिप्टोमेंसिया इज दैट कंडीशन व्हेन वी अनकॉन्शियसली not accepting that we don't know that the idea has already been given and we follow that the idea is new, and then we get stuck into unconscious way of plagiarism, और उसको कहते हैं क्रिप्टोमेंसिया। मतलब आपको पता ही नहीं है कि आइडिया किसी ने पहले दिया था, आपने जानबूझ के नहीं, बिना जाने बूझे आपने वो आइडिया को लिया, और आप जब ऐसे में प्लेजरिज्म में फंस जाते हैं उस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टोमेंसिया। क्रिप्टोमेंसिया टफ होता है बेटा इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए, म्यूजिक वाले स्टूडेंट्स के लिए, योगा वाले स्टूडेंट्स के लिए। इन लोगों के लिए प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि इनमें जो पहले रिसर्च होती है वो इतनी आइडेंटिफाइड नहीं होती बुक्स में, जिसकी वजह से जो बेस हम ले सकते हैं। बट टुडे हम जो बात करेंगे दैट विल बी मोर टुवर्ड प्लेजरिज्म ऑफ टेक्स्ट। अब प्लेजरिज्म ऑफ टेक्स्ट या प्लेजरिज्म से पहले एक टर्म जो प्लेजरिज्म के साथ जुड़ा होता है वो होता है कॉपीराइट। आपने अक्सर देखा होगा कि कॉपीराइट टर्म भी यूज किया जाता है और प्लेजरिज्म भी यूज किया जाता है। जो कॉपीराइट है, अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट एक्ट 1957, द ऑथर प्रोहिबिट्स the material, and without the permission of the author you cannot use the material. I repeat again, बिना ऑथर के परमिशन के आप उस मटेरियल को नहीं यूज कर सकते। दैट इज कॉपीराइट एक्ट। Okay, that is what is understood by copyright. But now when I talk about plagiarism, here you can use the material, but the only thing is that you have to acknowledge the author that yes, I have taken your material and I am using your material. Yes, I am using your material in my research, but the credit would be given to you because I have specified my name. For that, you do not require a permission. But when I have put a copyright, that definitely if you're going to use my research work, then you need a permission when I place a copyright over my मटेरियल। तो ये दो चीज अंतर होती है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉपीराइट क्या है और प्लेजरिज्म क्या है। और एक और चीज इसके साथ साथ क्या है कि अगर प्लेजरिज्म में भी आप फंसते हैं तो आपको जो सजा मिलती है, जो पनिशमेंट डिक्लेयर होता है, दैट वाज ऑलवेज गिवन अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957। अब बीच में आप स्लाइड में देखेंगे एक टर्म यूज किया गया है, फेयर यूज। आपने अक्सर स्टूडेंट्स देखा होगा कि जब आप पेपर को एसेस करते हैं, कोई भी इंटरनेशनल पेपर को देख लीजिए या नेशनल पेपर को देख लीजिए, मेनली हम लोग इंटरनेशनल पेपर की बात करते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं अगर आप किसी अच्छे पेपर को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही लिमिटेड पोर्शन आप पढ़ पाते हैं, और बाकी के लिए या तो वो आपसे कहते हैं कि आपको मनी पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर डाउनलोड करने के लिए यू हैव टू लिंक विद द मेल एंड देन यू हैव टू आस्क एंड फर्दर प्रोसीडिंग्स यू हैव टू डू। सो दैट लिमिटेड पोर्शन which is available for the researcher, so that you get an idea about the research that has been conducted, and again that research is not repeated. So that is the term fair use. Fair use कहने का मतलब ये है कि वो limited portion जो हमारे पास available होता है, जो रिसर्चर फ्री करता है कि मैं कॉपीराइट से भी फ्री करता हूँ, वो पोर्शन को फेयर यूज करते हैं। और फेयर यूज इसलिए रखा जाता है ताकि दूसरे जो अपकमिंग रिसर्चर है उसे पता चल जाए कि इस टॉपिक पे इतना इतना मटेरियल हुआ है और दोबारा रिसर्च रिपीट ना हो। दैट इज व्हाई वी गिव द टर्म फेयर यूज। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ प्लेजरिज्म। जनरली जब हम बात करते हैं प्लेजरिज्म इज ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट प्लेजरिज्म, सेकंड इज मोजाइक प्लेजरिज्म, थर्ड इज पैराफ्रेजिंग एंड द लास्ट वन इज सेल्फ प्लेजरिज्म। इसमें मैं एक और प्लेजरिज्म जोड़ देती हूँ जो होता है एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। तो सबसे पहले मूव करते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट प्लेजरिज्म।
डायरेक्ट प्लेजरिज्म, जैसा कि इसका नाम है डायरेक्ट, आप कुछ मेहनत करें ही नहीं. एंड द टर्म विच इज वर्बिटम. वर्बिटम मीन्स वर्ड टू वर्ड. जब आप पूरा मटेरियल वर्ड टू वर्ड कॉपी कर देते हैं, when you do not make any changes, and what you do, you take a research paper and you just remove the title of the paper and you remove the author name and you publish the entire paper as it is without even changing a single word. So that is what is known as direct plagiarism. जब आप word to word copy करते हैं, आप वर्ड टू वर्ड कॉपी करते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं कि आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अगर आप किसी भी रिसर्चर के या किसी भी ऑथर के वर्क को डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड कोट करेंगे, तो यू हैव टू पुट दैट मटेरियल अंडर कोटेशन मार्क्स दैट इंडिकेट कि ये वर्क आपका नहीं है, आपने किसी और से लिया है. एज वेल एज यू हैव टू गिव द प्रॉपर एट्रीब्यूशन टू द ऑथर, सिग्निफाइंग कि ये ना मेरा शब्द है ना मेरा वर्क है, मैंने इनसे ये लिया है. तो डायरेक्ट प्लेजरिज्म तब होता है जब हम ना ऑथर को साइट करते हैं, ना ही हम कोटेशन मार्क्स कर देते हैं, और हम ये प्रूव करते हैं कि हमने कॉपी तो किया है लेकिन अब ये वर्क सारा हमारा है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मोजाइक की. जब हम मोजाइक प्लेजरिज्म की बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम थोड़े इंटेलिजेंट प्रूव करते हैं. हम क्या करते हैं, हम वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करते. हम सोचते हैं कि हम प्लेजरिज्म पे फंस जाएंगे, इसलिए वी डोंट कॉपी वर्ड टू वर्ड, वी ट्राई टू डू मेकअप. जैसे हम मेकअप करके थोड़ा सा बेटर लुक करते हैं, सिमिलरली हम प्लेजरिज्म में भी करते हैं. हम क्या करते हैं, हम जो रिसर्च पेपर, जो पुराने ऑथर का वर्क होता है, ऑथर से कुछ कुछ कोट्स या कुछ कुछ वर्ड्स कॉपी कर लेते हैं, फ्रेजेस वर्क कॉपी कर लेते हैं, क्लॉजेस वर्क कर लेते हैं, और उनको कोशिश करते हैं कि अपने शब्दों में मिला जुला के लिख दें. That is mosaic. That is when you time to do a patchwork. Patchwork means आपने डिफरेंट जगह से अलग अलग सामान ले लिया और कोशिश की कि आप उन सबको मिलाकर अपना एक नया रिसर्च वर्क तैयार कर लें. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पर भी आप ऑथर को ना एट्रीब्यूशन देंगे ना ही कोटेशन मार्क्स देंगे. मतलब आप ये इंडिकेट करेंगे कि आपने वर्क आपका है, आपने कहीं से कोई लिया नहीं है. That is when you talk about the mosaic plagiarism, when you do not copy word to word, but what you do, that you take certain phrases, certain clauses from the previous author work and you manipulate it in a sense that this is your original work. अब सेकंड बात है कि आप ऐसा करते क्यों, आपको मजबूर क्यों होते हैं कि आपको फ्रेजेस लेने या क्लॉज लेने. उसका रीजन ये होता है स्टूडेंट्स कि जब हम वर्क कर रहे होते हैं या जब हम मटेरियल दूसरे से ले रहे होते हैं, तो जो स्टडी उन्होंने करी होती है वो बहुत ही स्पेसिफिक अगर स्टडी है और आपको ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं वो उनसे वो पर्टिकुलर क्लॉज या फ्रेजेस नहीं लूंगा तो आपको ये डर होता है कि आपका जो प्रीवियस रिसर्च है उसकी मीनिंग चेंज ना हो जाए. तो दैट इज व्हाई व्हाट यू डू, you indirectly you copy the phrases and the clause so that the meaning also doesn't change and your purpose is also solved. So that is why हम क्या करते हैं कि हम phrases और clauses लेकर उनको मिला जुलाकर अपने research work को करने को तैयार हो जाते हैं. Next, what is known as paraphrasing. पैराफ्रेजिंग की अगर मैं बात करूं तो पैराफ्रेजिंग इज समथिंग, आप अगर रिमेम्बर करें क्लास 12th की बात, क्लास 12th में जैसे कि हम लोगों को एक प्रेसी राइटिंग के लिए देते थे या समराइजिंग के लिए देते थे, सिमिलरली इज पैराफ्रेजिंग द सेम थिंग. बट एंड व्हाट आई से हियर इज दैट पैराफ्रेजिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू एस्केप फ्रॉम प्लेजरिज्म. यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने वर्ड्स में पुराने ऑथर के या जहां से भी हम मटेरियल लेते हैं उसे अपने वर्ड्स में समराइज करने की कोशिश करते हैं. पर आप यहाँ पर गलती क्या करते हैं, यहाँ पर आप ऑथर को एट्रीब्यूशन नहीं करते. आपने भले ही सारे मटेरियल को अपने वर्ड्स में लिखा है, लेकिन फिर भी वो आइडिया, वो स्ट्रक्चर और वो स्टाइल आपका नहीं है, इसलिए आपको ऑथर को एट्रीब्यूशन देना जरूरी होगा. इसके बावजूद भी कि आपने पुराने रिसर्च से या पुराने ऑथर से एक भी शब्द नहीं लिया. Okay, so when I talk about the paraphrasing is nothing else but only a summary that you prepare and you try that you do not copy from the
author work or from the previous research work, but where do you do a mistake? You do not give proper citation, or you do not cite the author. You forget that definitely the words are yours, but the work or the idea, that is not yours. So definitely you have to give the credit to the author. नेक्स्ट बात होती है एक्सीडेंटल, जो प्लेजरिज्म की बात है, ये अक्सर जो एक्सपर्ट रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो भी कर देते हैं. Accidental, basically it is unintentional when we do not want, but because we lack in our proper methodology or in our way of action, and accidentally plagiarism happens with us. कहने का मतलब है कि जब हम, ये एक नॉर्मल कॉज है स्टूडेंट्स, जो आप अभी फील करेंगे. अगर किसी ने पीएचडी कर ली है तो वो भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा, और जो पीएचडी कर रहा है वो शायद इस बात से अवेयर हो जाएगा कि उसे ये नहीं करना. जब हम पीएचडी करते हैं, हमारा मेन फोकस होता है पीएचडी को कंप्लीट करने का. हम थ्रू आउट द पीएचडी बहुत सारे रेफरेंसेस और सोर्सेस को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन हम उन्हें कहीं पे भी मार्क करके नहीं रखते. और एट द एंड जब हम अजल बजल में होते हैं कि हम अपनी पूरी पीएचडी सबमिट कर दें, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमने वो मटेरियल कहाँ से लिया था, और हम गलत सोर्स को साइट कर देते हैं, या हमारे रेफरेंसेस प्रॉपर नहीं होते. और टर्निटिन या फिर जो पुलिस ऑफिसर है प्लेजरिज्म को चेक करने का, उसका सबसे पहला काम होता है इसी को चेक करना. So this is students that when you do your research work, you take the help of the research of the previous researches, but you forget to cite the proper source, and there you get stuck to what is known as accidental plagiarism. ये जो फोर्थ है, ये थे कि प्लेजरिज्म कौन कौन से हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं. ये तो मैंने आपको बताया प्लेजरिज्म. अब मैं आगे बताऊंगी आपको कि आपने कौन से रूल्स फॉलो करने हैं कि आप प्लेजरिज्म से बच सके. सॉरी, एक और इसमें प्लेजरिज्म है. द लास्ट वन इज सेल्फ प्लेजरिज्म, एंड दैट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेजरिज्म. जब हम सेल्फ प्लेजरिज्म की बात करते हैं तो बट ऑब्वियस, जैसे कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मुझसे बच्चे लोग भी पूछते हैं हमेशा कि मैम हमारा ही काम और हमें उसको दोबारा दिखाएं तो हमें प्लेजरिज्म में आ जाए, तो फिर ऐसे काम करने का फायदा क्या. तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमने भी आरडीसी से फायदा पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ठीक वैसे ही होता है जैसे कि इंश्योरेंस फ्रॉड की तरह होता है. what happens that even sometimes a live person, he claims for the insurance pretending that he has been dead. मतलब एक जीवित व्यक्ति जीवित होने के उपरांत अपने आप को मृत्यु घोषित कर इंश्योरेंस ले लेता है, तो वो भी एक तरीके का फ्रॉड है. ठीक उसी तरह से जो रिसर्च की एथिक्स कमेटी है वो ये कहती है कि अगर आप अपने काम से भी पोर्शन ले रहे हैं और आप मुझे ये नहीं बता रहे हैं दूसरी बार कि ये मेरा नया काम नहीं है, ये मेरा ही काम है, लेकिन मैंने पहले से किया था और मैं उस काम को दूसरे काम में यूज कर रहा हूं, तो आप भी किसमें आ जाएंगे, प्लेजरिज्म में फंस जाएंगे. कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स, अगर आप अपना ही रिसर्च वर्क सेकेंड टाइम यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसको भी प्रॉपर कोट करेंगे, और अगर आप उसे प्रॉपर कोट नहीं करेंगे तो वो आपको किस कैटेगरी में ले जाएगा, प्लेजरिज्म की कैटेगरी में ले जाएगा. देन नेक्स्ट थिंग इज, जब हम सेल्फ प्लेजरिज्म की बात करते हैं बेटा, दो चीजें इसमें इंक्लूड होती है. एक होता है डाटा डिसएग्रीगेशन और एक होता है डाटा सेगमेंटेशन. जो फर्स्ट केस है डाटा डिसएग्रीगेशन, डाटा डिसएग्रीगेशन में क्या करते हैं, ये दोनों ही टर्म्स क्या होते हैं, हम जो यूज करते हैं अपने प्रीवियस रिसर्च से, क्योंकि रिसर्च हमारी है और हम ही उसे दोबारा यूज कर रहे हैं. अगर आप अपने पुराने रिसर्च वर्क से थोड़ा डाटा मैनिपुलेट ऐड कर देते हैं, थोड़ा माइनस कर देते हैं, एंड देन यू शो इट एज योर न्यू रिसर्च, then also you are under the category of self-plagiarism. That means when you manipulate your previous research by just massaging the data, either you add certain data or you reduce certain data and you produce it as a new research work, then that is termed as self-plagiarism. आप ऐसा नहीं करेंगे कि अपने पुराने डाटे को लेकर उसमें हेरा फेरी कर आप नए रिकॉर्ड में नया रिसर्च की तरह प्रूव करते.
दिस इज वन थिंग। एंड सेकंड थिंग होती है बेटा डाटा सेगमेंटेशन। जब डाटा सेगमेंटेशन की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आपका मैं ध्यान डालूंगी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज की तरफ, जहां पर हम सक्सेसिव ऑब्जर्वेशंस करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली एक चीज को बिलीव करते हैं, रिसर्च एथिक्स कहता है कि द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च वुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द कोहर्ट स्टडीज। मतलब जो जितनी भी फैक्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं उन सब फैक्टर्स की जब हम कंबाइंड स्टडी करते हैं और उन कंबाइंड स्टडीज के रिजल्ट को जब हम एक साथ प्रोड्यूस करते हैं तभी हमें किसी रिसर्च का बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन हम लोग इंटेलिजेंट क्या करते हैं, हम अपने ही वर्क को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। Data has been segmented into two parts and we produce the results in two phases. तो हम दो बार अपने एक किए काम को दो बार शो कर देते हैं। So this is data segmentation. पर मैं यहाँ पर आपको एक चीज बात बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि डाटा डिसएग्रीगेशन डेफिनेटली इज अ सीरियस कॉज ऑफ प्लेजरिज्म, बट डाटा सेगमेंटेशन इज एक्सेप्टेड। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी रिसर्च वर्क हैं वो सीरीज में निकलते हैं। जैसे मैंने ही पहला काम अगर मैंने मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नीचे किया था, जो ये एनसीआर रीजन है, अगर मैं उसी पे काम अब सेंट्रल हिमालयस पे कर रही हूँ तो वो मेरा सेकंड सीरीज है। तो data segmentation is partially accepted and is removed from the category of plagiarism. The next, after these are the different types of plagiarism. Now we will move towards the rules that you have to follow to avoid plagiarism. सबसे पहला रूल, अगर आप साइटेशन दे रहे हैं और अगर आप कोटेशन मार्क्स लगाते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप कोटेशन मार्क्स यूज कर रहे हैं और प्रॉपर साइटेशन दे रहे हैं, आप प्लेजरिज्म से फ्री हैं। क्योंकि आप बता रहे हैं, जहां आप कोटेशन मार्क्स या ब्लॉक कोटेशंस यूज करते हैं वहां आप बता रहे हैं ये मटेरियल मेरा नहीं है, मैंने इसे एग्जैक्टली कॉपी किया है। जो मैंने आपसे कहा वर्बेटिम करना गलत नहीं है, एग्जैक्टली कॉपी किया है और साइटेशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने जिसे कॉपी किया है मैं उसको रेफर भी कर रहा हूं। सो अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप प्लेजरिज्म में फेल नहीं करेंगे। जितने भी लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स हैं, यू हैव टू गो फॉर दिस रूल, क्योंकि आप जब किसी भी पोएट को करते हैं या उसके किसी भी वर्क को लेते हैं तो डेफिनेटली आपको देना पड़ता है, कुछ ऐसा लिटरेचर बेसिक एस्पेक्ट देना पड़ता है जो आप कोटेशन मार्क्स के अंदर रख के फिर आप उसको अपने वर्ड्स में इलस्ट्रेट कर सकते हैं। द सेकेंड रूल इज कि आपने साइटेशन दिया लेकिन आपने कोटेशन मार्क्स नहीं लगाए। अगर आप कोटेशन मार्क्स नहीं लगा रहे हैं, सो दैट इज वेरी मच क्लियर दैट you have not copied directly the words from any other research. And secondly, you also say that I have taken the material from other one, but I have interpreted it in my own words, and from where I have taken the material, I have given the citation. कहने का मतलब है कि ये काम मेरा नहीं है, मैंने इस काम के लिए दूसरे लोगों के रिसर्चर्स के वर्क की मदद ली है, पर मैंने इसे अपने शब्दों में लिखा है, इसलिए मैं इसमें कोई कोटेशन मार्क्स नहीं लगाऊंगा, लेकिन क्योंकि इसका आइडिया मेरा नहीं था तो मैं इसमें साइटेशन दूंगा। दिस इज द सेकेंड रूल। थर्ड रूल है कि आप कोई साइटेशन नहीं देंगे, कोई कोटेशन मार्क्स नहीं लगाएंगे। ये क्लियर करता है जब आप कोई कोटेशन मार्क्स नहीं लगाते हैं, आप कहते हैं ये वर्क मेरा है, ये पूरा वर्क मेरा है, इसका स्टाइल मेरा है, इसका आइडिया मेरा है, इसका स्ट्रक्चर मेरा है, इसीलिए ना मैं कोई कोटेशन मार्क्स लगाऊंगा ना मैं कोई इसमें साइटेशन दूंगा। So this is a rule 3. If you are investigating a new experimental design, then a new experiment, a new innovation, then definitely you will opt for rule 3. अब चलिए, अब आपका काम है, अब आपके पास आ गई मैं, फिर आपको इसके आगे पढ़ाऊंगी कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक फर्स्ट सेंटेंस है जो स्किनवी से लिया गया है आर्टिकल से, एंड दैट सेज सर्वे रिजल्ट्स फ्रॉम 1500 कॉलेज स्टूडेंट्स अबाउट देयर सेल फोन्स दैट इंक्रीज यूज वाज नेगेटिवली प्रेडिक्टेड ऑफ ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज। दिस इज अ आर्टिकल दैट इज फ्रॉम स्किनवी। ये सही है। आपको मुझे ये बताना है कि दूसरा वाला प्लेजराइज्ड है कि थर्ड वाला प्रेशराइज्ड है, सेकंड वाला प्रेशराइज्ड है कि थर्ड वाला? कोई भी माइक ऑन करके बोल सकता है।
आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, सेकंड वाला, थर्ड वाला। आप ये बताइए, सेकंड वाला प्लेजराइज्ड है कि थर्ड लास्ट वाला? मैम लास्ट वाला, सॉरी सेकंड वाला। सेकंड वाला प्लेजराइज्ड है। और कितने लोग कहते हैं? कोई थर्ड वाला भी कहता है? सेकंड वाला क्यों प्लेजराइज्ड है मैम? बिल्कुल सही कहा आपने, सेकंड वाला प्लेजराइज्ड है। मैम क्योंकि उसमें उसको क्रेडिट नहीं दिया गया है, ऑथर का नेम ब्रैकेट में नहीं करा हुआ है ना। मैम लेकिन उसमें स्टार्टिंग में तो दे दिया है, स्किन भी स्टार्टिंग में आ गई है। उसका प्रॉपर तरीके से नहीं हो रखा उसमें, मुझे ऐसा लगता है। नहीं चलिए, वैसे एक बात है कि ये एमएलए स्टाइल और एपीए स्टाइल की शायद अब अभी बात होगी आपके वहां पे, या पहले भी बता दिया होगा स्टूडेंट। सेकंड वाले में इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्किन भी दिया गया है, तो ये आप माने कि ऑथर रेफर्ड है, ऑथर तीनों में रेफर्ड है। स्किन भी फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। और कोई रीजन? बिल्कुल सही है, सेकंड वाला प्लेजराइज्ड है। और सोचिए क्या होना चाहिए था सेकंड वाले में? मैम ऑथर का नेम एंड वगैरह। उन्होंने कॉपी करा है फर्स्ट सेंटेंस को, यस। और उन्होंने एग्जैक्टली कॉपी किया है। अगर आप देख सकते हैं बेटा, सेल फोन से लेकर नेगेटिवली प्रिडिक्टिव ऑफ ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज पूरा एज इट इज कॉपी कर दिया, वर्ड टू वर्ड। सेकंड को इन्होंने वर्ड टू वर्ड कॉपी किया। और क्या मिसिंग है, क्या यूज करना भूल गए ये लोग? कोटेशन मार्क्स स्टूडेंट्स। सेकंड वाले में बट ऑब्वियस, जैसे कि एक बात मैम ने भी ठीक कही कि दिस हैज टू बी कोटेड प्रॉपर्ली स्किन भी, बट स्किन भी हैज बीन गिवन, द नेम ऑफ द ऑथर हैज बीन गिवन। लेकिन सेकंड वाले में उन्होंने फर्स्ट सेंटेंस को एग्जैक्टली कॉपी किया। जब आप एग्जैक्टली कॉपी करेंगे तो आपके कोटेशन मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि आप इससे ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ, ये वर्क तो मैंने स्किनवी से लिया है, लेकिन इसको मैंने अपने शब्दों में लिखा है, ये गलत है। अगर थर्ड वाला जो है वो बात सही है, थर्ड वाले ने पूरे सेंटेंस को अपने तरीके से लिया है और उसने ऑथर का नाम भी साइट किया है, जो रूल 2 अपनाता है। लेकिन सेकंड वाला इसलिए गलत है क्योंकि उसने एग्जैक्टली फर्स्ट सेंटेंस को कॉपी किया है, पर उन्होंने कोटेशन मार्क्स यूज नहीं किए हैं। इज दैट क्लियर? जब हम सेकंड वाले की बात करते हैं तो उन्होंने फर्स्ट सेंटेंस को एग्जैक्टली बेटा, अगर आप भी ऐसे लेते हैं तो आप लोग सेकंड सेंटेंस की तरह ही कॉपी कर लेते हैं, पर आप कोटेशन मार्क्स लगाना भूल जाते हैं और वहां पर आप फंस जाते हैं प्लेजरिज्म में। और थर्ड वाला इसलिए करेक्ट है क्योंकि उन्होंने पूरे सेंटेंस को अपने शब्दों में लिखा है और साथ ही साथ उन्होंने ऑथर के नाम को भी साइट किया है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिक टाइप सिस्टम। प्लेजरिज्म क्या है, आपको कौन से रूल्स अपनाने हैं, और इसके बाद एक और बताऊंगी कि क्या प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी है। यूनिक टाइप सिस्टम बेटा बेसिकली ये बताता है कि अगर आप प्लेजराइज्ड हैं तो कितना लेवल ऑफ प्लेजरिज्म एक्सेप्टेड है। सो द फर्स्ट टायर व्हिच इज एक्सेप्टेड इज up to 10% it is accepted. The second tier according to the UTS system is 10 to 40%, and the third tier is up 40 to 60%, and fourth tier is more than 60%. अगर आप थर्ड टायर और फोर्थ टायर में आते हैं तो दोनों ही रिजेक्ट हो जाते हैं, थीसिस आपकी रिजेक्ट होती है, आपको फाइन भी पड़ता है, और जो गाइड है इवन ही इज प्रोहिबिट्स, ही कैन आल्सो नॉट सुपरवाइज एनी स्टूडेंट फर्दर ऑन। अगर आपका सेकंड टायर में फॉल करता है तो डेफिनेटली दे गिव यू वन चांस, दे रिपीट योर रिसर्च एंड दे से दैट यू हैव टू अगेन सबमिट योर रिसर्च। अगर हम फर्स्ट टायर की बात करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्लेजरिज्म अकॉर्डिंग टू द यूनिक टायर सिस्टम अडॉप्टेड फॉर द प्लेजरिज्म इंडिकेशन। फर्स्ट टायर 10%। अब यहीं पे मैं बता दूं आपको, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है कि हम कितना लेवल एक्सेप्ट करें। जैसे कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो लास्ट टाइम तक वो 20% एक्सेप्ट करता था,
लेकिन जनरली 20% के एक्सेप्टेंस के बाद इस बार जो हमारे रिसर्च स्कॉलर सबमिट करेंगे वो कह रहे हैं हम भी 10% तक ही एक्सेप्ट करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका 10% एक्सेप्ट करता है, जेएनयू भी 10% एक्सेप्ट करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का है, अकॉर्डिंग टू देम दे हैव गॉट द राइट टू डिसाइड द लेवल ऑफ परसेंटेज ऑफ प्लेजरिज्म टू बी एक्सेप्टेड। बट जनरल हम बात करें जो यूनिक टाइप सिस्टम है जो ये डिसाइड करता है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो जनरल लेवल ऑफ परसेंटेज ऑफ प्लेजरिज्म दैट इज एक्सेप्टेड दैट इज ओनली 10%। नेक्स्ट थिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो रिसर्च स्टूडेंट्स कर रहे हैं रिसर्च, वो इसे फॉलो करें। जो हमारे साथ ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं और जुड़े हैं और जिनके अंडर सुपरवाइज कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स को, वो प्लीज अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि ये टेक्निक यूज करें। क्योंकि हम क्या होता है कि हम जब अपनी रिसर्च लाते हैं रिसर्चर के सामने भी, तो डेफिनेटली रिसर्चर ये तो देख लेता है कि आपने मटेरियल अपने वर्ड्स में लिखा है, ये तो पता चल जाता है, लेकिन आप खुद भी ये भूल जाते हैं जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने वर्ड्स में तो लिख लेते हैं लेकिन आप गलत सोर्स यूज कर लेते हैं, दैट इज एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म की मैंने आपको बात की। तो मेक इट अ प्रैक्टिस राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। जब आप पहले दिन से काम शुरू कर रहे हैं रिसर्च की, तो आप क्यू एस और मी करें। क्यों मतलब कि कहां पर आपको कोट करना है, जहां पर आपने कोटेशन मार्क्स यूज करने हैं और कहां से आपने कोटेशंस लिया है। तो ऐसे आप रिसर्च में क्यू का एक कॉलम बनाएंगे, Q1, Q2, Q3 करके Q100 तक आपके सारे कोटेशंस इंडिकेट हो जाएंगे कि Q1 मैंने यहाँ पे लिया, इस पेज नंबर पे मुझे ये देना है। सिमिलरली आप जब भी टेबल्स लेते हैं या सेंसस डाटा लेते हैं तो आपका एक पर्टिकुलर सोर्स होता है, तो आप S1, S2, S3 करके सोर्स भी नोट डाउन करें। और थर्ड होता है मी, जहां पर आपको ये लगता है कि ये वर्क पूरी तरीके से मेरा है और मुझे यहाँ पर कोई कोटेशंस या फिर कोई भी सोर्स साइट करने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम मार्क कर देते हैं मी 1, मी 2, मी 3 करके। अगर आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे तो पहले तो आपकी थीसिस या रिसर्च वर्क परफेक्ट बनेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है किसी भी पेपर को अच्छी जगह पब्लिश करने का, चाहे आप स्कूपस इंडेक्स जर्नल में कराएं, चाहे यूजीसी हाई रैंकिंग लिस्टेड जर्नल्स में कराएं। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ये है कि आप प्लेजरिज्म से भी फ्री होंगे और आपका पेपर भी अच्छी जगह आराम से पब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स की। हम लोग क्या करते हैं कि हम प्लेजरिज्म में सब कुछ ध्यान रख लेते हैं, पर हम क्या करते हैं कि हम जब कोटेशन दे रहे होते हैं तो मेक श्योर कि आप जो जनरली कोटेशंस हम लोग वर्क करते हैं, एमएलए पे वर्क करते हैं या फिर अमेरिकन स्टाइल पे वर्क करते हैं, एपीए स्टाइल पे वर्क करते हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि एमएलए कोटेशन स्टाइल्स है। अगर आपका पुराना रिसर्च पेपर इनडायरेक्ट फॉर्म में है तो ध्यान दीजिए जब आप उसको अपने इसमें वर्क में इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट इनडायरेक्ट है, सम रिसर्चर्स नोट दैट चिल्ड्रन आर टोटली इनसेंसिटिव टू देयर पेरेंट्स साइंस, जिम्बार्डो 62। तो आप एज इट इज उसे अपने रिसर्च वर्क में नहीं लीजिए, आप ऐसा कीजिए जैसे मैंने डायरेक्ट में किया, या तो आप डायरेक्ट तरीके से उसे यूज कर लीजिए या फिर पैराफ्रेजिंग की तरह उसको अपने इसमें यूज कर लीजिए। ये होता है किस तरह से आप अपने रिसर्च वर्क का स्टाइल चेंज कर रहे हैं। दोबारा ध्यान दीजिए कि चाहे मैं एमएलए कोटेशंस की बात करूं, ये एमएलए को शो कर रहा है स्टूडेंट्स, ये एपीए स्टाइल को शो कर रहा है। तो दोनों ही आप एमएलए में, अगर आपके पुराने में इनडायरेक्ट स्टाइल में है, जैसे एपीए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप उस टाइम में उसको डायरेक्टली कॉपी ना करें, इवन रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी ना कॉपी करें, और आप उसको डायरेक्ट और पैराफ्रेजिंग जैसे मैंने आपको दिखाया इस तरीके से करके अपने रिसर्च वर्क में इंक्लूड कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका स्टाइल भी कॉपीड नहीं होगा और आप प्लेजरिज्म से फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आ जाता है आपका पुलिस ऑफिसर, जैसे टर्निटन है या हमारे कुमाऊं यूनिवर्सिटी में उरकुंड है। ये टर्निटन बेसिकली करता क्या है, ये आपको पकड़ता कैसे, ये आपको फंसाता कैसे। ऐसा नहीं था कि जब मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजन नहीं थे या जब हमारे पास ऑनलाइन मेथड नहीं था तो भी हमारी थीसिस चेक होती थी, तब भी कंटेंट चेक किया जाता था, तब सर्च इंजन चेक किया जाता था, सर्च इंजन के द्वारा। लेकिन अब जो है टर्निटन जो है वो बहुत ही स्मार्ट हो गया है। टर्निटन क्या करता है, सबसे पहले जो ये वर्क करता है, ये सबसे पहले क्या करता है, जितने भी रूल 1 होता है, जितने भी आपके अनयूजुअल वर्ड्स होते हैं या फिर कंजक्शंस होते हैं या इंटरजेक्शंस होते हैं या जो बीच के ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूजफुल नहीं होते,
ये उनको हटा देता है। जैसे राम इज अ गुड गर्ल, तो ये इज हटा देगा, अ हटा देगा और गुड गर्ल, राम गुड गर्ल। अब क्या होता है, जब ये ऐसे रिसर्च वर्क से आपके इनको हटा देता है, तो जो आप ग्रुप्स और स्ट्रिंग्स, जो आप पैच वर्किंग कोशिश करते हैं, कॉस्मेटिक कोशिश करते हैं, वो ग्रुप और स्ट्रिंग्स आपके एग्जैक्टली पकड़ में आ जाते हैं और आपका कंटेंट मैच हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए कि ग्रुप्स और स्ट्रिंग्स को आप अपनी प्रीवियस रिसर्च वर्क से कंपेयर कर लीजिए या वहां से आप कॉपी कर लीजिए। सेकंड क्या होता है कि टर्निटिन की जो मेमोरी होती है वो एक एलिफेंट की तरह, वो क्या करता है, एक बार जो मटेरियल आपने उसमें डाल दिया, डाटाबेस में जो एक बार आपने डाल दिया वो उसमें चले गया, उसके बाद वो हटेगा नहीं। और इसके अपने भी बहुत डाटाबेस होते हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत लंबी इंसाइक्लोपीडिया होती है जहां से ये कंटिन्यूअसली चेक करता है। तो जो मटेरियल आप डालते हैं उसमें रिव्यू करने के लिए, तो वो सबसे पहले तो एक्सक्लूड करता है वर्ड्स को, फिर ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स मैच कराता है, फिर अपने पूरे डाटाबेस में चेक करता है कि कहीं इससे रिलेटेड कोई मटेरियल है तो नहीं। अब देखिए, टर्निटिन और स्मार्ट हो गया है। टर्निटिन ने कहा मैं अपनी स्टाइल ऑफ राइटिंग भी पकड़ता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि टर्निटिन का दूसरा मेन रीजन है कि अपना स्टाइल कैसे लिखेंगे। अगर इनडायरेक्ट है आपके ओरिजिनल रिसर्च वर्क में, तो आप उसको डायरेक्ट और पैराफ्रेजिंग फॉर्म में कर देंगे। तो दिस इज वेयर योर स्टाइल ऑफ राइटिंग गेट आल्सो स्टक एंड यू गेट स्टक इन प्लेजरिज्म। थर्ड है फिंगरप्रिंटिंग अप्रोच। जैसे कि हमारे आधार कार्ड पे होता है आई स्कैन और फिंगर अप्रोच, वैसे ही जो टर्निटिन होता है वो आपको पकड़ता है। जनरली जब हम फिंगर प्रिंटिंग अप्रोच करते हैं, दिस इज, अगर कोई साइंस स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं तो वो डीएनएचई अप्रोच से वेल प्रूफ्ड होंगे कि कुछ इंडिकेशंस ऐसे होते हैं जो टर्निटिन बार बार जो रिपीट होता है उसको अपने फिंगरप्रिंट्स पे इस तरह से ले लेता है कि अगर वो मटेरियल कहीं से दोबारा आता है तो वो दोबारा उसी पे क्लिक हो जाता है और एकदम पता चल जाता है कि ये तो इससे मैच। तो ये होता है कि फिंगरप्रिंटिंग में कैसे टर्निटिन वर्क करता है और कैसे आप लोग जब रिसर्च वर्क अपना भेजते हैं तो उसके बाद वो टर्निटिन में फंस जाता है। यहीं पे मैं दो चीज आपको लास्ट में बताना चाहती हूँ कि आप ये ना करें, आप लोग क्या करते हैं कि हम एक बार मटेरियल जो रखते हैं टर्निटिन में रिव्यू के लिए या जो प्लेजरिज्म में चेक करने के लिए, सपोज आपने पूरी थीसिस एक साथ नहीं चेक कराई और आपने पोर्शंस में वो चेक करा, तो आप खुद भी देखेंगे जब एक बार आप टर्निटिन सॉफ्टवेयर में अपना डाल रहे हैं फर्स्ट बार और सेकंड टाइम जब आप चेंजेस करके भी डालते हैं तो भी आपको ऐसा लगेगा कि मैम मेरा प्लेजरिज्म लेवल तो बहुत बढ़ गया। दिस इज क्योंकि मैंने आपको बताया कि टर्निटिन हैज अ लार्ज डाटाबेस, इट डू नॉट डिलीट एनीथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप टर्निटिन या प्लेजरिज्म अपना चेक करें तो लास्ट मोमेंट पे चेक करें, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट दैट योर रिसर्च वर्क इज कंप्लीटेड एंड नाउ इट इज रेडी for the plagiarism to be checked. तो ये सब था कि plagiarism से related था। This is all from my side. Now this is open to you. अगर आपको plagiarism से related कोई भी question पूछने हैं तो you all are most welcome. Please you all may ask.